हेलो गाइस। हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में जो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का हमने बताया था कि दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है क्वांटिटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो हम पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है बनेगा, किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा एट इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हम ये पढ़ रहे थे। और उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है एट इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने वो 4 फैक्टर डिस्कस किया था। पहला था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट ही बदल जाएगा तो उससे आने वाला आयंस ही बदल जाएगा, और आयंस बदल जाएगा तो डिफरेंट तरह का आयंस रिड्यूज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा फैक्टर पढ़ा था हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। उसमें दो तरह का इलेक्ट्रोड देखा था हमने, एक देखा था इनर्ट और दूसरा देखा था एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड खुद कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो तो जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का आयन रहेगा बस वही जाकर के एनोड एनोड और कैथोड पे जाएगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव रहा तो वो खुद भी जा सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में और प्रोडक्ट में बना सकता है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के अलावा। तो हमने ये भी पढ़ा था। और तीसरा फैक्टर पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है और सॉरी, और जो है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, पानी का मात्रा उसमें नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं। तो चांस बनता है Na+ और Cl- काफ़ी जाने का और रिड्यूस होने का। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेंगे तो हमने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, NaCl का कम कर दिया, तो अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, क्योंकि हमने वाटर ज़्यादा बढ़ा दिया इसीलिए डाइल्यूट हो गया है वो सॉल्यूशन। तो अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो अब वाटर ही जाएगा बस एनोड और कैथोड के पार, और उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा। ऐसे हमने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। और इसका फर्दर हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे। और चौथा जो फैक्टर था वो हमारा था नेचर ऑफ मीडियम, कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो किस स्टेट में ले रहे हो, मॉल्टेन स्टेट में ले रहे हो कि एक्वस स्टेट में। अगर मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हो तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का आयंस प्रेजेंट रहेगा, हमने बताया भी था। लेकिन अगर एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एक्वस मतलब वाटर यानी कि वाटर में घुला हुआ है। मोल्टेन मतलब हुआ कि वो अपने सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रोलाइट अपने लिक्विड स्टेट में आया है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट गिव्स आयन इन इट्स लिक्विड स्टेट फॉर्म एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम आगे जो है ये 4 फैक्टर जो हमने पढ़ाया था आपको, तो हम इसी चारों फैक्टर को आज डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में धीरे धीरे जो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलाइसिस इन molten state of an electrolyte, of an electrolyte electrolyte हमने नेचर ऑफ मीडियम में बताया था आपको कि दो तरह का मीडियम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि दो तरह का स्टेट लेते हैं, एक मोल्टेन और एक वस। तो अभी जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे हैं वो मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के उसके हीट करके सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को उसके सॉलिड स्टेट से हीट करके उसके लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज इन देयर मोल्टेन स्टेट लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसमें भी दे देगा आयंस इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो है मोल्टेन स्टेट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे मान लीजिए कि NaCl ही है मोल्टेन स्टेट में, ये मान लीजिए पहले सॉलिड है, इसको हीट करके क्या है इसमें किस में बदलेंगे, इसको इसके लिक्विड स्टेट में या फ्यूज स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, तीनों चीज़ एक ही है। तो जैसे ही फ्यूज स्टेट मोल्टेन स्टेट लिक्विड स्टेट में आएगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट गिव्स आयंस, तो ये ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl-। तो अब यहाँ पे इसी का लिक्विड फॉर्म है, तो इसका मतलब दूसरा कोई सब्सटेंस में घुला हुआ नहीं है, पानी में घुला हुआ नहीं है, वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है।
एक्वस में पानी होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये किसी चीज़ में घुला हुआ नहीं है, तो कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं है इसके साथ। इसका मतलब सिर्फ अगर Na सॉलिड का मोल्टेन स्टेट में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो सिर्फ उसमें कौन सा आयन मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो सिर्फ जो है Na प्लस केटायन है तो वो जाएगा कैथोड की तरफ, और Cl माइनस एनायन है तो वो माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ और वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ जो है हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे उसके मोल्टेन फॉर्म में, और उसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आपका यही जो अभी देखा था हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लाइसिस ऑफ NaCl molten using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पे NaCl जो है, NaCl मोल्टेन स्टेट में है, तो हम जानते हैं कि मोल्टेन स्टेट में सिर्फ इसी का आयन प्रेजेंट रहेगा। ये जो ब्रेक डाउन होगा, ये NaCl जो है अगर मोल्टेन स्टेट में है तो ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस आयन देगा और Cl माइनस देगा। तो Na प्लस जो है ये कैटायन है, तो कैटायन किसकी तरफ किधर की तरफ माइग्रेट करता है, कैथोड की तरफ, कैथोड पे। और एनायन जो है एनोड एनोड पे। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस का होगा रिडक्शन और Cl माइनस का होगा ऑक्सीडेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एट कैथोड जो है कैटायन का होगा रिडक्शन। कैटायन कौन है, Na प्लस। तो Na प्लस जो है एक्वस फॉर्म में जो है वो रिड्यूस होकर के इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है अपने आप को क्या कर देगा, रिड्यूस, और Na सॉलिड बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद एट एनोड, एनोड जो है Cl माइनस जाएगा, एनायन जाएगा एनोड पे ऑक्सीडाइज करने के लिए अपने आप को, एक्वस फॉर्म में है। ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे जुड़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, Cl2 गैस, Cl2 गैस बना लेगा। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि एक तो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl मोल्टेन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जब करेंगे तो कैसे रिएक्शन होगा, तो इस तरह से होगा, Na प्लस और Cl माइनस जाएगा इलेक्ट्रोड पे अपना प्रोडक्ट बनाएगा। और किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो Na सॉलिड और Cl2 गैस। तो ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा जो है यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है PbBr2, PbBr2। PbBr2 ये भी मोल्टेन स्टेट में लेंगे। तो PbBr2 से भी जो है PbBr2 से भी जो है हमको कौन सा आयन मिलेगा, Br2 से जो है हमको कौन सा आयन मिलेगा, Pb+2+2Br माइनस मिलेगा। तो ये कैटायन कैथोड पे जाएगा और एनायन एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे होगा एनायन का ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे जो है कैथोड पे क्या कौन जाएगा, कैटायन। यहाँ पे Pb+2 आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो Pb सॉलिड बनेगा। और एनोड पे जो है, एनोड पे जो है कौन जाएगा, Br माइनस एनायन, और वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और क्या बनाएगा, Br2। ये अपने आप को करेगा ऑक्सीडाइज और बनाएगा Br2, और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये रिएक्शन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में।
कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे मोल्टेन स्टेट वाले इलेक्ट्रोलाइट को तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और किस तरह से होगा। तो ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नेचर ऑफ मीडियम का फैक्टर है ये, जिसमें हमने मोल्टेन स्टेट का ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिस इलेक्ट्रोलाइट का क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। अब इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे हम एक्वस स्टेट ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि एक्वस स्टेट, एक्वस का मतलब वाटर, इसका मतलब जो है इस बार इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ जो है, इस बार जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के साथ साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के साथ साथ जो है एक्वस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बार जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। तो यहाँ पे जो है एक्वस स्टेट है, तो इसका मतलब साथ में क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का आयंस तो है लेकिन प्लस में क्या होगा, एक्वस है तो वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। तो इस बार हम इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। मीडियम जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो एक्वस मीडियम होगा, यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा आयंस के अलावा। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आया। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है H2O मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में, जैसे कि एट एनोड, एट एनोड, पहले देखते हैं एट कैथोड, एट कैथोड। और ये इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिया गया आयंस भी होगा। तो एट कैथोड जो है किसका किसका आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, कैटायन का, कैटायन आएगा क्योंकि कैटायन अपने आप को रिड्यूस करता है इलेक्ट्रोलाइट से, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल है ये आएगा कैथोड के पास, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा, तो वाटर भी compete करेगा कैटायन के साथ कैथोड पे आने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है ये कैटायन और वाटर में से कौन जाएगा, यही समझना है हमको। एक तो समझ गए कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इन एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस भी मिलेगा और साथ साथ वाटर भी मिलेगा। तो अब क्या होगा, एनोड और कैथोड पे कंपटीशन होगा आयंस और वाटर के बीच में। जैसे कि कैथोड पे, तो कैथोड पे हम क्या जानते हैं कि कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, तो कैटायन तो आएगा अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। अब लेकिन अब कौन साथ में आ सकता है, H2O। तो कैटायन और H2O में से कौन आएगा ये हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ाया है आपको याद हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ाया था, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP याद हो। इस तरह से जो है यहाँ पे बताया था हमने, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, ट्रिक बताया था, लेके बारात कान्हा मजे से आना, मैंने पानी में जानकर सीटी को नहीं सुना, प्रभा है, और चापा मेटल्स। तो इस तरह से हमने पूरा बताया था आपको। तो लेके बारात इस तरह से बताया था। तो ये SRP के देखिए बारात, ये कैल्शियम कान्हा, ना से सोडियम, तो इस तरह से हमने बताया था आपको। तो ये जो ऐसा ये जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये अरेंज होता है इस तरह से वर्टिकली, एक कॉलम बना के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि एसआरपी के वैल्यू पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, और जो है डाउन डाउन जो होता है, ये जो ग्रुप है एलिमेंट्स का दिया रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, डाउन अगर डाउन जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो डाउनवर्ड क्या होता है, एसआरपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब elements are arranged in their increases order of SRP in electrochemical series। और यहाँ पे SRP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे रिडक्शन, बेसिकली बात क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पावर,
और रिडक्शन मतलब रिड्यूस करने का, यानी कि अपने आप को रिड्यूस करने के पावर को कौन बताता है? रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू वोल्टेज में आता है। और ये हमने पढ़ा भी है गैल्वेनिक सब जब पढ़ा रहे थे, नॉइस्ट इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे, उसी समय आपको हमने पढ़ाया था। तो अगर किसी भी इलामेंट का एसआरपी ज़्यादा है, अब यहाँ एस क्यों लग गया? स्टैंडर्ड है, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन हमने बताया भी था ये आपको पहले, कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं कि टेम्परेचर इतना लेना चाहिए, प्रेशर इतना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, प्रेशर 1 एटीएम था। इस तरह से हमने कुछ स्टैंडर्ड मान लिया था, और उस पर हमने नॉइस्ट इक्वेशन की मदद से क्या किया था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वहाँ पे क्या लेते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे कि हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब किसी अननोन एलिमेंट का अगर हमको कैलकुलेट करना रहता है ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं? उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम उस एलिमेंट को जो है कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक हाफ सेल है तो उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है, और दूसरा हाफ सेल में जो अननोन एलिमेंट है वो रहता है, और दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता रहता है, कितना होता है? वो जीरो मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं वो। तो और दूसरे का हमको निकालना रहता है, तो हम नॉइस्ट विद द हेल्प ऑफ नॉइस्ट इक्वेशन क्या करते हैं? उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम सब एलिमेंट का बार बार जोड़ कर, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बार बार जोड़ कर, जो है रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से बार बार जोड़ कर अननोन एलिमेंट का क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर जो डिफरेंट एलिमेंट का निकाल करके और उसको अरेंज करते हैं, तो जो ग्रुप बनता है उसी को बोलते हैं, जो सीरीज बनता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाउनवार्ड जब ग्रुप में जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी की वैल्यू के टर्म्स में ऑर्डर में अरेंज होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब वो जो है उसका पावर होता है जल्दी से अपने आप को रिड्यूस करने का, और जिसका एसओपी ज़्यादा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का पावर ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब वो अपने आप को जल्दी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहाँ भी स्टैंड एस लगा है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये भी है। तो एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल पावर ज़्यादा, और जिसका एसआरपी ज़्यादा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका अपने आप को रिड्यूस करने का पावर ज़्यादा। तो इसके यहाँ पे अरेंज होता है ये। तो अगर डाउनवार्ड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है डाउनवार्ड जो है एसआरपी बढ़ रहा होता है, तो डाउनवार्ड एसओपी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? एसआरपी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एसओपी, यहाँ माइनस लग जाता है। तो और जो वैल्यू एस आर पी किसी भी एक इलामेंट के लिए जो वैल्यू इसका एस आर पी होता है वही उसका एस ओ पी भी होता है, उतना ही निकल के आता है, लेकिन साइन क्या लग जाता है? निगेटिव। अगर मान लीजिए आपने निकाला इसका, अगर आपने इसका निकाला पोटेंशियल एस आर पी निकाला -1.05 वोल्ट, तो इसका जो एस ओ पी निकल के आएगा तो ये आएगा +1.05, यानी कि एस आर पी इक्वल टू माइनस ऑफ एस ओ पी, बस साइन का अंतर होता है, कोई एक पॉजिटिव का कोई एक नेगेटिव का, लेकिन वैल्यू किसी एक इलामेंट के लिए दोनों का बराबर होगा, एस आर पी और एस ओ पी, लेकिन विद अपोजिट साइन। तो अगर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है डाउन द ग्रुप, हम बोल रहे हैं कि एस आर पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है, ये इलामेंट डाउन द ग्रुप एस आर पी बढ़ता है तो एस ओ पी क्या होगा? घटेगा। तो ये हमने पढ़ रखा है। और इस तरह से जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे तो हमने बताया था, दो चीज़ बताया था हमने, कि बीच में जो है वाटर भी आता है, तो अब जो है हम वाटर की कंडीशन को देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर की कंडीशन क्यों देखेंगे? क्योंकि ये जो हम एक्वस स्टेट का जो है, हम जो ये एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है और आयंस मिल रहा है। तो कंपटीशन हो रहा है इनके बीच में, कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, कहाँ पे जाने के लिए? इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए। जैसे कि यहाँ कैथोड पे कैटायन जाना चाहिए क्योंकि वो अपने आप को रिड्यूस करता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल भी जाना चाहेगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन जाएगा? तो वो पता चलेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, किसका एसआरपी ज़्यादा है या किसका एसआरपी कम है, यानी किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका रिडक्शन पावर या रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसी से देख के पता चलेगा, और ये हमने सब ट्रिक वहाँ पे बता दिया है और आपके पीडीएफ में भी है। तो जब आप ईसीएस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि लिथियम जो है, इस तरह से लिथियम है, पोटेशियम है, लेके बारात, सरकार, कान्हा, मजे से,
आना। मैंने पानी में जानकर मैंने पानी में जानकर सीढ़ी को नहीं फेंका, नहीं फेंका। या नहीं सुना, नहीं सुना। मैंने पानी में जानकर मैंने पानी में जानकर फिर मैंने पानी में जानकर फिर सीढ़ी को सीढ़ी को नहीं सुना। प्रभा है, प्रभा है। इस तरह से हमने बताया था आपको, प्रभा है। और यहाँ इसके बाद जो है हाइड्रोजन के नीचे चापा मेटल्स था। चापा में सी से पहले था ये यहाँ पे कॉपर, उसके बाद था यहाँ पे सी एच, एच से था मरकरी, फिर सी एच ए से था सिल्वर, और चापा उसके बाद जो था सी एच ए चापा, उसके बाद क्या था प्लेटिनम, उसके बाद क्या था गोल्ड, गोल्ड था। तो और इनके बीच में नॉन मेटल्स था, कॉपर के नीचे था I2 यहाँ पे, और सिल्वर के नीचे था Br2, और उसके बाद जो है प्लेटिनम, प्लेटिनम के नीचे था Cl2, और गोल्ड के नीचे था Fe फ्लोरीन, सॉरी F फ्लोरीन। और यहाँ प्लेटिनम के ऊपर था Br2 के बाद था वाटर। अब यहाँ पे गौर से देखिए, हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वाटर जो है दो जगह आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक यहाँ पे भी आ रहा है, और ये ना नीचे है। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम खत्म हो गया तो एल्युमिनियम के नीचे कौन आएगा, मैग्नीज, ये वाला कॉलम, फिर इस वाला कॉलम के नीचे कौन आएगा, ये वाला कॉलम, इस तरह से अरेंज। और SRP के बढ़ते ऑर्डर में है अरेंज। तो यहाँ पे देखिए दो बार वाटर आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ पे हमको वाटर का रिडक्शन से मतलब रहेगा। अगर हमको क्वेश्चन में जब भी वाटर का रिडक्शन देखना होगा, जैसे कि यहाँ देखना होगा कि एट कैथोड हम देखना चाह रहे हैं कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट पे वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन भी जाएगा कैथोड पे, इस कंडीशन में। तो यहाँ पे कैटायन भी और वाटर मॉलिक्यूल भी है, तब वहाँ वाटर मॉलिक्यूल और कैटायन के बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कौन जाएगा, तो वो ECS से पता चलेगा। तो ECS में जब यहाँ पे रिडक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन देखने के लिए हमेशा वाटर को इस पोजिशन पे देखेंगे, इसलिए हमने बताया। यहाँ पे एक्चुअल में वाटर का रिडक्शन के लिए हमको देखना होता है मैग्नीज और जिंक के बीच में। तो इसका मतलब इससे पहले वाला जो भी कैटायन है, इससे पहले वाला वाटर से पहले वाला जो भी कैटायन आएगा, एक्चुअली में कैटायन किससे आएगा, वो मेटल से आएगा, क्योंकि मेटल्स ही कैटायन बनाता है। मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायंस नहीं बनाता है। मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी वजह से क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पे, तो क्या बना लेगा मेटल, कैटायन। तो हमेशा जो है मेटल से ही क्या बनेगा, कैटायंस। तो ये एक्चुअली में जो है ना, यहाँ पे ये जो मेटल्स लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ना, वो इसके आयंस का इनके कैटायन का रिडक्शन का वैल्यू के बेसिस पे अरेंज रहता है। जैसे लिथियम है ना, तो अगर लिथियम का जो है यहाँ पे अरेंज है ना, तो ये लिथियम का कैटायन को हम रिडक्शन करवा के देखते हैं और उसका वैल्यू निकल के आता है SR। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो है कैटायन की फॉर्म में रहेगा। लिथियम जो है इस तरह से, लिथियम प्लस पोटेशियम प्लस, बेरियम सेकंड ग्रुप का है तो +2 वाला कैटायन, SR भी +2 वाला, कैल्शियम भी +2 वाला, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का तो +1 वाला, मैग्नीशियम +2 वाला, एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का +3 वाला, मैग्नीज +2 का, जिंक +2 का। और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्रोमियम जो है +3 वाला, क्रोमियम +3 वाला, और यहाँ पे आयरन जो है Fe+2 वाला, और कैडमियम जो है यहाँ पे, कैडमियम जो है आपका +2 वाला, कोबाल्ट भी +2 वाला, निकेल भी +2 वाला, और टीन भी +2 वाला, Pb भी +2 वाला। और हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, H+ के फॉर्म में पाया जाता है सोल्यूशन में, और Cu+2 यहाँ पे। उसके बाद मरकरी जो है, मरकरी +2 के फॉर्म में, और यहाँ पे Ag जो है वो सिल्वर +1 के फॉर्म में, प्लेटिनम +2 के फॉर्म में, गोल्ड +3 के फॉर्म में, ये रहेगा। और यहाँ पे देखिए
तो यहाँ जो है मैंगनीज आयन और जिंक आयन के बीच में वाटर आता है, तो इसका मतलब जो है वाटर से नीचे जितना भी आयन्स है मेटल्स का, उनका एसआरपी वाटर से ज़्यादा है। तो जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी आयन मेटल्स का, अगर वो प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केटायन के फॉर्म में, तो कैथोड पे पहले वही जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो जिन केटायन का H2O से एसआरपी ज़्यादा है, तो वही जाएगा अपने आप को रिडक्शन पोटेंशियल का, इसका मतलब अपने आप को रिड्यूस करने का पावर जो उसका ज़्यादा है, तो वही जाएगा कहाँ, कैथोड पे अपने आप को रिडक्शन करने के लिए। इसका मतलब वाटर के नीचे वाला सभी जितना भी मेटल का आयन है, वो वाटर के कंपेरिजन में जल्दी जाएगा कहाँ, कैथोड पे अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जो मेटल्स वाटर के ऊपर है, तो उसका मतलब उन आयंस का वाटर के कंपेरिजन में एसआरपी क्या है, कम है। और एसआरपी कम है, तो इसका मतलब इस बार अगर ये मेटल्स रहा प्रेजेंट वाटर के साथ यहाँ केटायन के फॉर्म में, तो इस बार ये मेटल्स का आयन नहीं जा करके कैथोड पे अपने आप को रिड्यूस करने के लिए नहीं जाएगा। कौन जाएगा अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, फिर वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर का इन मेटल्स के आयन से ज़्यादा एसआरपी है, अपने आप को रिड्यूस करने की ज़्यादा पावर है। तो ये हो गया। तो एक जगह तो ये वाटर आया, तो वह वाटर आया, और एक जगह यहाँ पे आया। तो यहाँ तो हम रिडक्शन ऑफ वाटर के लिए देखेंगे, जो कैथोड पे देखेंगे, क्योंकि कैथोड पे वाटर रिडक्शन होता है, और केटायन और वाटर का होगा जब अगर एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। लेकिन और यहाँ पे जो है वाटर का जो है रिडक्शन जो है हम देखेंगे कैसे होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो वाटर जो है 2H2O रहेगा मॉलिक्यूल, और वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और वो जो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस देगा प्लस 4H प्लस देगा। तो यहाँ पे वाटर जो है अपने आप को इस तरह से रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन का वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कितना यूज करेंगे, अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉन का यूज करें, इस तरह के इक्वेशन का यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ पे 2 यूज करेंगे एन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो इस तरह से रिडक्शन हो रहा है वाटर का, ये हमको आना चाहिए, ताकि हम बाद में रिएक्शन लिख पाए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में अगर H2O का रिडक्शन होना रहा कैथोड पे, तो ये हमको आना चाहिए। तो इस तरह से इनका रिडक्शन होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है 2OH माइनस बनेगा, 2OH माइनस बनेगा। तो वाटर के रिएक्शन से क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, दूसरा OH माइनस, OH माइनस मिल रहा है। तो OH माइनस मिल रहा है, तो इसका मतलब आफ्टर रिडक्शन जो है वाटर का OH माइनस मिलने के कारण क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस से क्या मिलता है, OH माइनस, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, जब भी वाटर रिड्यूस होगा तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाएं और यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल के देखें, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन जो है 4 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में और 4 हाइड्रोजन H प्लस के प्रेजेंट में अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस, और क्या बनाता है, 2H2O मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे O2 होता है, उसका रिडक्शन होता है। लेकिन इसको रिवर्स करें तो वो क्या समझ में आता है कि H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे H2O को उसके ऑक्सीडेशन के नज़रिए से देखते हैं, यहाँ रिडक्शन के नज़रिए से देखते हैं कैथोड पे, और एनोड पे जब भी लेना होगा तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को देखा जाएगा उसके ऑक्सीडेशन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस इक्वेशन को उल्टा कीजिए तो आपको ऑक्सीडेशन समझ में आता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इसका वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या मिला है वाटर का ऑक्सीडेशन से। और यहाँ भी ये चीज़ पता रहना चाहिए, एन का वैल्यू कितना होगा, 4 एन फैक्टर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 गैस मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है O2 गैस वाटर के ऑक्सीडेशन से, और 4H प्लस आ रहा है। इसका मतलब मीडियम कैसा बन रहा है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एसिडिक बन रहा है। तो ये सब बाद में हो जाएगा। तो हमको जब भी एनोड पे देखना है वाटर का ऑक्सीडेशन, इसके बाद जो पढ़ेंगे, तो यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन यहाँ इस पोजीशन पे ECS में देखना है, Br2 के नीचे देखना है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए Br2 H2O प्लेटिनम और Cl2 गोल्ड और फ्लोरीन इस तरह से अरेंज है, और यहाँ पे वाटर को ऑक्सीडेशन के लिए देखना है। तो ये आपका ECS से रिलेटेड कहानी हो गया। अब हम
इतना समझने के बाद आराम से जो है हम हर एक तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी हम जो है एट कैथोड देख रहे हैं, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे किसका प्रोबेबिलिटी होगा एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट से आने का, कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल का। तो कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा और अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस। और ये कौन पहले आएगा, कौन अपना पहले रिडक्शन करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, ईसीएस पे, जो अभी हमने आपको बताया। अगर वो याद है तो आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वाटर मॉलिक्यूल आएगा कि कोई मेटल का कैटायन आएगा अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। तो अब जो है यहाँ पे ये हो गया आपका एट कैथोड। अब हम देखेंगे एट एनोड। अच्छा एक बात हम एप्लीकेशन देख ही लेते हैं। अगर मान लीजिए Ag प्लस आयन है और Au प्लस आयन, मान लीजिए कि यहाँ दो तरह का कैटायन है, एक है Ag प्लस और एक है Au+3। तो दोनों में से कौन कैथोड पे जल्दी आएगा, तो अब इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, ईसीएस में। अगर हम याद हो आपको चापा मेटल्स, ये चापा मेटल्स में आता है CHAPA। यहाँ पे कॉपर होता था, यहाँ पे मरकरी होता था, यहाँ पे ये Ag होता था, और यहाँ पे ये प्लेटिनम होता था, और ये गोल्ड होता था। ये +3 की फॉर्म है, ये +2 की फॉर्म है, ये प्लस की फॉर्म है, ये +2 की फॉर्म है, और ये भी +2 की फॉर्म है। और ये डाउन द ग्रुप जा रहा है इस केस में, तो एसआरपी का वैल्यू क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे एसआरपी का वैल्यू किसका इंक्रीज कर रहा है, एयू का। एयू का एसआरपी ज़्यादा है, एसआरपी एयू का Au+3 का ज़्यादा है, किससे, Ag+ से। तो इसका मतलब इन ये दोनों कैटायन अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन, तो कौन जाएगा अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, पहले कैथोड पर रिडक्शन करवाने के लिए Au+, क्योंकि उसका क्या ज़्यादा है, एसआरपी ज़्यादा है, अपने आप को मतलब अपने आप को रिड्यूस करने का पावर ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो वो कहाँ से पता चला, ईसीएस। यही एप्लीकेशन देखना है, तो यही हमको देखना है। तो यहाँ पे अगर H2O भी रहता, और मान लीजिए यहाँ पे H2O भी रहता, अगर यहाँ पे H2O भी रहता, तो H2O जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कैसे देखेंगे इन तीनों में। तो H2O जो है ऊपर ही रहता है, क्योंकि हमको यहाँ पे अगर H2O भी है इन आयन के साथ, तो H2O भी है, तो H2O हम जानते हैं ऊपर ही रहता है। किनके बीच में था H2O, मैग्नीज और जिंक के बीच में, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी वाटर का रिएक्शन देखना हो तो मैग्नीज और जिंक के बीच में देखेंगे, और ये तो बहुत ऊपर है इन चापा मेटल से। तो इनका मतलब उनका बहुत ही एसआरपी कम है, इनका एसआरपी ज़्यादा है। इसका मतलब वाटर तो जाने से रहा। फिर पॉसिबिलिटी इन दोनों का था, तो इन दोनों में भी कौन जाएगा, ये Au+3, उसका एसआरपी ज़्यादा है ईसीएस में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में इसका अप्लीकेशन देखेंगे। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसका हमने ट्रिक भी बताया है, पीडीएफ में मेंशन है। तो ये आपका हो गया एट कैथोड क्या होगा। अब देखेंगे एट एनोड। एट एनोड, एनोड क्या होगा, तो एट एनोड जो है, एट एनोड जो है, एट एनोड जो है, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। और एनोड पे कौन आएगा, जब हम एक्वस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो एनोड पे किसका आने का चांस होगा, आयंस में कौन आएगा, एनाइन, क्योंकि एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और अगर एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो और क्या आएगा, वाटर। तो फिर वही कहानी कि अब एनाइन और वाटर में कौन आएगा जल्दी, तो वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू ईसीएस। ईसीएस, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर बोले कि Br- और Cl- में कौन आएगा, और दोनों आयन, दोनों एनायन एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है, तो इन दोनों में पहले कौन जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो फिर किसको याद करेंगे, ईसीएस को। क्योंकि याद कीजिए जब हम चापा मेटल्स लिख रहे थे, CHAPA, तो याद, ये तो कॉपर था, ये मरकरी था,
ये सिल्वर था, ये प्लेटिनम था और ये गोल्ड था। तो इनके बीच में यहाँ पे I2 आया था, यहाँ पे Br2 आया था, Br2, और बीच में यहाँ पे वाटर भी आया था, फिर प्लेटिनम था, फिर प्लेटिनम के नीचे कौन था, Cl2 था, फिर Au था और फिर F2 था। तो जिस तरह मेटल में हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि उनके कैटायन का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जैसे Cu है, तो यहाँ पे कैसे इसका वैल्यू निकल के आएगा रिडक्शन का। Cu खुद कभी थोड़े न जाएगा, Cu का मेटल थोड़े न जाएगा कभी अपने आप को रिडक्शन करने के लिए। और Cu का मेटल चला गया रिडक्शन करने के लिए, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने एनायन बनेगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मेटल अपना क्या बनाए, एनायन। इसका मतलब मेटल का कैटायन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जाएगा टुवार्ड्स कैथोड फॉर रिडक्शन। तो खुद ये इलामेंट लिखा रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन एक्चुअल में उनका कैटायन आयन जाता है एट कैथोड फॉर रिडक्शन। उसी तरह नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, यानी कि नॉन मेटल जैसे I2 फॉर्म है, तो I2 कभी भी अपना प्लस वाला आयन नहीं बनाएगा। जिस तरह मेटल अपना माइनस वाला नहीं बनाता है आयन अपना, जो है जिस तरह मेटल एनायन नहीं बनाता, उसी तरह नॉन मेटल कभी भी अपना केटाइन नहीं बनाता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज नहीं होने देता है अपना, वो गेन करता है। तो इसका मतलब यहाँ I2 जो लिखा हुआ है, तो एनोड पे जो है ऑक्सीडाइज होने कैसे जाएगा ये नॉन मेटल, ये अपने आयंस को लेके जाएगा। जैसे I2 जो है ये 2I माइनस के फॉर्म में जो है अपने आप को ले जाएगा, एनायंस जाएगा, और वहाँ पे जो है एनोड पे अपने आप को ऑक्सीडाइज करके I2 गैस बनाएगा और जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका मतलब जब भी ECS में देखना है तो इनके मेटल के कैटायन और नॉन मेटल के एनायन को देखना है। मेटल कैटायन अपने आप को रिड्यूस करेगा एट कैथोड, और नॉन मेटल के एनायन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा एट एनोड। इस तरह से देखना है। तो अब यहाँ पे जो है क्या है, एट एनोड एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में जो है एट एनोड जो है कौन कौन आने का पॉसिबिलिटी है, एनायन इलेक्ट्रोलाइट से और वाटर एक्वस सॉल्यूशन से। तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि Br माइनस और Cl माइनस मान लीजिए दोनों आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो अब इसमें से पहले देखते हैं कि कौन जाएगा एनोड पे अपने आप को ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो एसआरपी के बढ़ते क्रम में होता है। तो इसका मतलब एसओपी के क्या होता है, घटते क्रम में। और ऑक्सीडेशन के लिए हमको किसको देखना है, एसओपी को। या हम एसआरपी भी देख सकते हैं कि जिसका एसआरपी कम, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा, मतलब रिडक्शन पावर जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन पावर कम, उस ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा। जिसका रिडक्शन पावर अपने आप को रिड्यूस करने का पावर कम, तो उसका अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का पावर ज़्यादा। इसका मतलब कि ये जो अरेंज होता है वो एसआरपी के बढ़ते क्रम में होता है। लेकिन अगर हमको एनोड पे देखना है कि वाटर जाए, मतलब इन आयंस में कौन जाएगा, तो इसका मतलब हमको ये देखना है कि किसका जो है एसआरपी कम है। एसआरपी कम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो एनायंस है, एनायंस अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। ये जो नॉन मेटल से एनायंस आया है, तो वो जो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन जो है निकालेगा, रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो एसआरपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें से जिसका एसआरपी कम रहेगा तो वही पहले कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो हम ईसीएस में जानते हैं कि ईसीएस अरेंज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बढ़ते एसआरपी के बढ़ते क्रम में। तो Br2 है यहाँ पे, Br माइनस और Cl माइनस, तो Br माइनस आएगा Br2 से और Cl माइनस Cl2 से। तो Br2 जो है वो ऊपर है किससे, Cl2 से। इसका मतलब जो है Br माइनस का क्या ज़्यादा होगा, Br माइनस का एसआरपी जो है कम होगा किससे, Cl माइनस से। Cl माइनस के आयन से एसआरपी कम है, इसका एसआरपी कम है इससे। ये नीचे है Cl2 Br2 से, इसका मतलब एसआरपी ज़्यादा है Cl2 का एसआरपी ज़्यादा है किससे, Br माइनस से। तो एसआरपी ज़्यादा है, लेकिन एसओपी किसका ज़्यादा होगा, फिर उल्टा हो जाएगा एसओपी, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है दोनों के बीच में। तो एसओपी Br2 का ज़्यादा हो जाएगा, Br2 का ज़्यादा हो जाएगा, एसओपी Br2 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू Cl2। इसका मतलब जो है Cl माइनस के आयन से एसओपी ऑफ Br2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और Br माइनस का अगर एसओपी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब एसओपी बढ़ने का मतलब, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब, ज़्यादा होने का मतलब कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का पावर क्या है, Br माइनस का एनायन का ज़्यादा एज कम्पेयर टू Cl माइनस एनायन। तो कौन जाएगा पहले एनोड पे, Br माइनस। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, Br माइनस के अकॉर्डिंग, यानी कि Br माइनस अपने आप को जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा, बनाएगा Br2।
+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन अगर यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल भी रहता, अगर यहीं पे वाटर मॉलिक्यूल भी रहता, तो वाटर मॉलिक्यूल के केस में जो है, वाटर मॉलिक्यूल के केस में हम क्या देखेंगे बाद में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Br- है और जो है H2 है, इलेक्ट्रोलाइट से Br- आ गया, और जो है सॉल्यूशन में H2 है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो H2 है, तो Br- और H2 में कौन जाएगा, तो Br- और H2 में देखेंगे कि किसका ज़्यादा SRP है या किसका कम SRP है, तो किसका ज़्यादा SRP है, SRP वाटर का ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं H2O नीचे आ रहा है, SRP ज़्यादा है वाटर का, किससे, Br- से। ऑक्सीडाइज करने के लिए अपने आप को SRP कम होना चाहिए, तो SRP कम है Br- का, तो वही जाएगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये भी देख सकते हैं इसका, तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हमको किस पे जाना पड़ेगा, बार बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, वो अच्छे से आना चाहिए। Br2 और H2O में H2O का SRP ज़्यादा है, तो SRP ज़्यादा, तो इसको रिडक्शन करने का पावर ज़्यादा है, अपने आप को रिड्यूस करने का पावर ज़्यादा है H2O का एज कम्पेयर टू Br2। तो ऑक्सीडाइज करने का पावर कम हो गया Br2 से, तो Br2 जल्दी अपना ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि Br2 का SRP कम है, तो Br2 यहाँ एनोड पे जल्दी चला जाएगा अगर Br2 H2O दोनों रहा तो, क्योंकि Br- अपना जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेगा एज कम्पेयर टू H2 अगर Br- एनायन रहा तो ये जो हो गया आपका एट एनोड पे क्या होगा। अब इसके बाद जो है हम धीरे धीरे, अच्छा एक बात और, ये जो H2O मॉलिक्यूल जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो H2O मॉलिक्यूल का भी जाने का चांस बनेगा एज आयन के अलावा। क्यों बनता है चांस इलेक्ट्रोड पे जाने का, हम जानते हैं कि एनोड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, इसी कारण आयंस भी अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव आयन की तरफ पॉजिटिव कैटायन मूव करता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव एनायन मूव करता है। तो वाटर क्यों मूव करता है, वाटर का चांस क्यों बन जाता है, वाटर इसलिए मूव करता है क्योंकि हम जानते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल है तो हम जानते हैं ड्यू टू ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ईएन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो ईएन ज़्यादा होने का मतलब अपने पे इलेक्ट्रॉन रखने का पावर ज़्यादा। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बना हुआ है, ये दो हाइड्रोजन से इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया है। अगर हम जानते हैं कि ई एन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रखने का पावर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ई एन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो क्या करता है ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर लेता है ऑक्सीजन अपने तरफ, क्योंकि इसका ई एन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को रखने का पावर ज़्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जो शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण वाटर मॉलिक्यूल जो है मूव्स करता है इलेक्ट्रोड्स की तरफ, कैथोड और एनोड की तरफ। जैसे कि ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब ऑक्सीडेशन करना होगा तो जो है एनोड की तरफ मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल, एनायन के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में एनायंस भी होगा और वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसके कारण एनायन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन के लिए माइग्रेट करेगा। उसी तरह जो है एट कैथोड जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मॉलिक्यूल कैटायन के साथ ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ रिडक्शन के लिए। तो ये कारण होता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्यों जाना चाहता है इलेक्ट्रोड के पास, क्यों कंपटीशन कर रहा है आयंस के साथ जाने के लिए, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। तो ये हम समझ लिए वाटर्स के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे Cl2, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि Cl2 और H2O में, Cl2 और H2O में मान लीजिए Cl2, तो Cl2 का ये तो नॉन मेटल है, तो इसका एनायन जो है इलेक्ट्रोलाइट में Cl- है,
और जो है H2 है। तो अब ये Cl माइनस जो एनायन है और ये वाटर जो है, ये दोनों है। मान लीजिए कि HCl का सॉल्यूशन है, एक्वस HCl का सॉल्यूशन, तो उसमें से क्या आएगा, HCl माइनस आएगा, और एक्वस है तो वाटर रहेगा। अब इन दोनों में एनोड के पास अपना ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन पहले जाएगा, इसमें से कौन जाएगा करने के लिए अपना ऑक्सीडेशन, वो कैसे पता लगेगा? तो वही बात हम क्या देखेंगे, ECS। तो आप ECS अगर देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अरेंज है यहाँ पे मेटल एलिमेंट्स, ये अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, SRP इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, SRP। तो ये ऑक्सीडाइज करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ SRP कम होना चाहिए, SRP कम होगा तभी उसका क्या ज़्यादा होगा, SOP ज़्यादा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन करने का पावर। तो SRP इनमें से कम होना चाहिए, वही पहले कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा अपना ऑक्सीडेशन कराने। अगर हम ECS को देख कर बताएं इसका आंसर, देख के बताएंगे अगर इसका आंसर ECS को, तो हमको पता चलेगा कि Cl2 जो है नीचे आ रहा है इस ECS सीरीज में, H2O से ये Cl2 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब Cl2 का क्या ज़्यादा है, SRP, Cl2 का SRP ज़्यादा है। तो SRP ज़्यादा है यानी कि रिएक्शन करने का पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Cl2, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करने का खुद का प्रॉपर्टी ज़्यादा है किससे, Cl2, यानी कि Cl माइनस से, यानी कि Cl माइनस एनायन जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज जो करेगा, तो इसका जो है SRP ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और H2O का SRP कम है। तो अब कम जिसका SRP है वही, उसी का क्या होगा, SOP ज़्यादा होगा, तो वही अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ECS हम क्या बोलेंगे कि H2O जाएगा एनोड पे और अपना पहले क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। Cl माइनस से पहले कौन जाएगा, H2O। तो H2O के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देंगे, एनोड पे होगा, और प्रोडक्ट बना देंगे कि H2O का ऑक्सीडेशन से हमने बताया था कि ऑक्सीजन बनता है, तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन प्रोडक्ट, जबकि ये गलत है, एक्सपेरिमेंटली ये गलत है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Cl माइनस जाता है एनोड पर, H2O नहीं जाता। अगर H2O और Cl माइनस है तो Cl माइनस जाएगा, H2O नहीं जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये H2O मॉलिक्यूल है ना, ये जो है नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, काइनेटिकली स्लो होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो है इसका मूवमेंट जो है काइनेटिकली क्या होता है, स्लो स्लो होता है, काइनेटिकली स्लो होता है। काइनेटिकली मतलब मोशन से, यानी कि जो भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ निकल के आता है, जब ECS सीरीज देखेंगे आप NCERT में, तो सबका अपना अपना SRP वैल्यू मेंशन है, और ऐसा SRP वैल्यू को ही जो है SRP इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ SOP, या SOP इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ SRP। तो जो वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में NCERT में SRP SOP मेंशन है, जैसे मान लीजिए कि SRP मेंशन है, तो ऐसा SOP निकालना है तो क्या करना है, माइनस के साइन के साथ वो SRP वैल्यू लिख देना है, तो यहाँ उसका SOP वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जो SOP वैल्यू है वहाँ पे मेंशन है, जो SOP वैल्यू इसका निकाला गया है कैलकुलेट करके, तो नॉर्मल कंडीशन में H2 मॉलिक्यूल काइनेटिकली स्लो होता है, यानी कि जो है H2O मॉलिक्यूल जो है स्लो मोशन करके एनोड के पास पहुंचता है। माइग्रेशन जो होता है टुवार्ड्स एनोड स्लोली होता है H2O का। ये ये क्यों होता है, क्योंकि जो इसका SOP पोटेंशियल निकल के आता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो बहुत ही नॉर्मली कम होता है। तो उसको और एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए एनोड के पास जल्दी से पहुंचने के लिए, तो हम इसको सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जिसको जो है ओवर पोटेंशियल भी बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल बोलते हैं, या जिसको बबल पोटेंशियल भी बोलते हैं, बबल पोटेंशियल भी बोलते हैं, या ओवर वोल्टेज या बबल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये हमको इसको जल्दी से मोशन, ये इसका नॉर्मली जो मोशन है माइग्रेट करने का टुवर्ड्स एनोड, वो स्लो होता है, काइंट इसीलिए बोलते हैं काइनेटिकली स्लो होता है। नॉर्मल कंडीशन में H2 मॉलिक्यूल काइनेटिकली स्लो होता है, यानी कि देर से पहुंचता है एनोड के पास माइग्रेट करके, जहाँ जितना उसका SOP वैल्यू होता है वो कम होता है।
और उसको चाहिए होता है एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जिसको हम ओवर पोटेंशियल या बबल पोटेंशियल बोलते हैं। तो जिस टाइम ड्यूरेशन में हम ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल बबल पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करते हैं H2O मॉलिक्यूल को देते हैं, तब तक में पहले कौन पहुंच जाता है, Cl माइनस। जब हम इसको दे रहे होते हैं एक्स्ट्रा पोटेंशियल और पोटेंशियल, तब तक में सबसे पहले कौन पहुंच जाता है, Cl माइनस। तो H2O का नहीं होकर के ऑक्सीडेशन देखा गया है, किसका होता है, Cl माइनस का। Cl माइनस जो है अपने आप को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है, Cl2 गैस बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज आता है। तो H2O और Cl माइनस रहे तो इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस, ना कि H2O, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल और बबल पोटेंशियल, ड्यू टू काइनेटिकली स्लो मोशन। तो ये है यहाँ, ये रीजन है इसका, और ये हमने पीडीएफ में भी मेंशन किया है। अब जो है आगे देखेंगे हम यहाँ पे, ये हमने पढ़ा अभी एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा जब किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो वहाँ पे आयंस के साथ साथ, आयंस में कैटायन और एनायन भी होगा, तो उनके साथ साथ एक्वस मतलब वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। तो वाटर भी जाएगा इलेक्ट्रोड्स के पास ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, हमने बताया। तो कैथोड पे क्या होगा, वाटर प्लस कैटायन जाएगा, जाने का पॉसिबिलिटी रहेगा, और एनोड पे एनायन प्लस वाटर। अब ये दोनों जो है आयंस प्लस वाटर में कौन पहले जाएगा, उसको देखने के लिए हमने क्या देखा, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले जाएगा। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम जो है पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस के बारे में, कि किस तरह का यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बनेगा। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें और धीरे धीरे सीखेंगे कि एक्चुअल में क्या बात है, क्या क्या सीखना है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने ECS सीरीज पढ़ाया था, तो ECS सीरीज में और क्या सीखने वाला बात था कि वो तो एक ऑर्डर था एलिमेंट्स का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP वैल्यू, और वो जो निकाला जाता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से निकाला जाता है, जैसे जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जब आप इस तरह से लिखा हुआ देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो H2 बीच में आएगा, और इसका जो है SRP हम एज्यूम कर लेते हैं 0 के लगभग। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है। इससे ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट होता है उसका SRP वैल्यू होता है निगेटिव, और हाइड्रोजन से बिलो वाला जितना भी एलिमेंट होगा उसका SRP वैल्यू होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब कि हाइड्रोजन से नीचे वाला जितना भी एलिमेंट्स है उसका SRP वैल्यू हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट से क्या होगा, ज़्यादा, जबकि ऊपर वाले एलिमेंट का क्या होगा, कम। और यहाँ पे एक खास बात है कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, और इसका एज्यूम कर लेते हैं SRP 0। और लगभग जितना भी आपने एलिमेंट देखा होगा अबव द हाइड्रोजन इन ECS, सब जो है लगभग में वो निगेटिव SRP वैल्यू रखता है सारा का सारा। और वो सारा का सारा जो है क्या होता है, मेटल्स होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट्स जितना भी ECS में आपने देखा होगा, जो हमने लिखाया भी है। और बिलो द हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल्स जनरली होता है, जिसका SRP पॉजिटिव होता है, और कुछ मेटल्स होता है, जैसे कि चापा, चापा होता है कॉपर मरकरी सिल्वर, कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड। ये कुछ मेटल जो है चापा मेटल्स, इन्हीं का SRP वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। और ये क्या होता है, बिलो द हाइड्रोजन होता है, मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन होता है। और कुछ यहाँ पे पॉइंट है, एक तो बता दिया था कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए कहाँ पे देखना है, सॉरी H2O वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए वाटर कहाँ पे देखना है ECS में, और वाटर के रिडक्शन के लिए कहाँ पे देखना है, वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए बिलो द हाइड्रोजन देखना है, इन बिटवीन यहाँ पे Br2 और ये प्लेटिनम के बीच में यहाँ पे H2। और एबव कहाँ देखना था, मंजन के बीच में यहाँ पे H2। तो यहाँ पे रिडक्शन के लिए H2 पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए।
और एक बात, यहाँ जो अबव द आयरन एक आयरन भी आता है, तो यहाँ पे आयरन में किसका, कि आयरन के किस आयन का रिडक्शन का एसआरपी देखते हैं, रिडक्शन का पोटेंशियल देखते हैं, Fe+2 आयन के रिडक्शन का पोटेंशियल देखते हैं, इसका रिडक्शन करवा के देखते हैं, उससे जो पोटेंशियल आता है वो वाला पोटेंशियल होता है। जबकि जबकि जो है यहाँ कॉपर के बाद आयोडीन होता है, तो जबकि जो है Fe+3 वाले आयरन का जो रिडक्शन है ये यहाँ पे होता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, यहाँ पे इसका रिडक्शन करवा के देखते हैं, यहाँ पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन होता है। तो ये होता है ईसीएस में जो छोटा सा पॉइंट छूट गया था हमसे, तो वो हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पे। वैसे ईसीएस तो हमने पहले भी पढ़ा दिया है, जब गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किए थे उससे पहले, फिर भी यहाँ पे रिकॉल करवा दी। तो ये कुछ बात था जो बताना ज़रूरी था, ताकि हम जो फर्दर क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे बस हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन जो हमारा होगा वो बेस्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस स्टेट एंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसमें देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के एक्वस स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या हमको प्रोडक्ट मिलेगा पहले, और वहाँ पे जो है कौन कौन सा फैक्टर अप्लाई होगा वो भी देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KBr aqueous solution using platinum electrode। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वो क्या होता है, इनर्ट, ये बात कन्फर्म है। तो यहाँ पे देखिए तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि KBr एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का कैसे करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसका स्टेप पूछ सकता है कैसे कैसे होगा, रिएक्शंस वगैरह लिखने के लिए एट एनोड और कैथोड। उसको तो पूछ सकता है कि प्रोडक्ट फॉर्म इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KBr एक्वस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और तीसरा पूछ सकता है कि नेचर ऑफ मीडियम आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KBr एक्वस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे। तो KBr एक्वस जो है हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें KBr क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो KBr एक्वस सॉल्यूशन है, तो KBr एक्वस सॉल्यूशन को में देखेंगे क्या क्या आयन मिलेगा, K+ और Br-, और साथ में क्या क्या रहेगा, वाटर भी रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा दोनों आयन के साथ। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि एट एनोड और एट कैथोड। तो बताओ आप, एट एनोड, एनोड पे जो है पहले देख लेते हैं कैथोड। तो एट कैथोड पे केटायन जा सकता है, और एक्वा सॉल्यूशन तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ केटायन में क्या है, K+ है और वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब कैथोड पे रिडक्शन के लिए केटायन जा सकता है, और अगर एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का तो उसके साथ वाटर भी मॉलिक्यूल जा सकता है, केटायन के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी जा सकता है। तो अब यहाँ पे K+ और वाटर मॉलिक्यूल में कौन जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ECS। तो याद कीजिए, लेके बारात कान्हा मजे से आना, कान्हा लेके के पोटेशियम, लेके बारात कान्हा मजे से आना, मैंने पानी में, तो मैंने पानी में, तो यहाँ इसके नीचे क्या है, वाटर है। तो अब ये जो है अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, रिडक्शन पोटेंशियल, अपने आप को रिड्यूस करने का पावर, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में SRP की वैल्यू में अरेंज है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो अब K+ पहले रिडक्शन करने जाएगा कि H2O जाएगा। तो सर SRP जो है H2O का ज़्यादा है, क्योंकि ये SRP नीचे की तरफ बढ़ रहा है ACS सीरीज में, H2O नीचे आ रहा है K+। और हमने एक बताया था कि इस मतलब वाटर के रिडक्शन के इस पोजीशन पे देखा जाता है। तो यहाँ पे H2O रिड्यूस होगा, और H2O रिडक्शन के यहाँ पे हमको इक्वेशन आना चाहिए, जो कि हमने बता दिया है पहले। तो यहाँ पे K+ का SRP कम है, H2O का SRP ज़्यादा है, तो SRP रिडक्शन किसका होगा, H2O का। तो H2O का रिडक्शन कैसे होता है, ये जो है इस तरह से 2H2O मोलिक्यूल रिडक्शन करता है, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस 4OH- प्लस, और यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +2 इलेक्ट्रॉन की मदद से 2H2O मोलिक्यूल जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है, और 4OH- बनता है।
तो ये रिडक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं एनोड पे। एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन करेगा अपना कौन, एनायन। एनायन जनरली किससे बनता है, नॉन मेटल से बनता है। तो जैसे कि Br2 नॉन मेटल, उसका एनायन Br माइनस है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए एनायन आएगा, और एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी आएगा। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन करने के लिए एनायन आएगा, और एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी आएगा, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ आएगा अपना ऑक्सीडेशन करने। तो अब यहाँ पे Br माइनस और H2O में कौन आएगा एनोड के पास, अब ये सोचने वाला बात है। तो ये सोचने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ECS। तो यहाँ ECS से प्रिडिक्ट करेंगे कौन आएगा। तो ECS को देखेंगे तो पता चलेगा कि Br माइनस ऊपर होता है और H2O नीचे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए देखना, ऊपर में यहाँ पे ECS देखोगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे चापा मेटल्स, उनके बीच में नॉन मेटल्स जैसे कि Br माइनस, और फिर यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को देखोगे एनोड पे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए हम कहाँ जाते हैं, H2O से नीचे जाते हैं ECS सीरीज में। और ये इस तरह से अरेंज रहता है, Br माइनस के नीचे रहता है H2O। फिर यहीं पे वही बात कि अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो SRP वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब H2O का SRP ज़्यादा है Br माइनस के कंपेरिजन में, ब्रोमीन कंपेरिजन में। तो SRP ज़्यादा है, रिडक्शन करने का पावर H2O का ज़्यादा है Br माइनस से। तो ऑक्सीडेशन खुद का करने का पावर H2O का कम होगा Br माइनस एनायन के कंपेरिजन में। इसका मतलब Br माइनस एनायन का ऑक्सीडेशन करने का पावर ज़्यादा है H2O के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे कौन जाएगा, Br माइनस। एनोड पे कौन जाएगा, Br माइनस। तो यहाँ पे जो है Br माइनस जाएगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्या बनाएगा, Br2, और जो है +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो अब ये इसमें पूछता है कि कौन किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा एनोड और कैथोड पे। तो एनोड पे मिलेगा Br2 प्रोडक्ट, और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर पूछेगा कि किस तरह से होगा, तो ये हो गया, इस तरह से होगा। यहाँ पे Br जाएगा, Br माइनस जाएगा एनोड पे, और कैथोड पे H2O जाएगा। कैथोड पे H2O अपना रिडक्शन करने जाएगा, और एनोड पे Br माइनस अपना ऑक्सीडेशन करने जाएगा। अब पूछेगा तीसरे तरह का क्वेश्चन कि नेचर ऑफ मीडियम क्या होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी नेचर ऑफ मीडियम पूछे, तो आपको आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस बचा हुआ आयंस देखना है। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आप अगर आप देखोगे कौन कौन सा आयंस बच जाएगा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस आपको देखना है कौन कौन सा आयंस बचेगा। तो K+ बच जाएगा, वो जो है नहीं जा रहा है कहीं एनोड और कैथोड पे अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने। और कौन बच जा रहा है, यहाँ जो H2O जो है अपना रिडक्शन किया है, तो क्या बना है, OH माइनस। तो OH माइनस, तो ये दोनों आयन जो है फिर ये सॉल्यूशन में, तो ये दोनों आयन कंबाइन होकर क्या बनाएगा, KOH सॉल्यूशन बनाएगा। और KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस क्या होता है, जो OH माइनस देता है। तो ये बेस है पोटेशियम मेटल के साथ। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का जो मेटल केटायन होता है वो जो है OH माइनस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। तो बेस जब बन जाता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, नेचर ऑफ मीडियम कैसा हो गया, बेसिक। कैसा हो गया, बेसिक। और पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि हम जानते हैं कि बेस का पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, तो पीएच क्या हो गया, इंक्रीज, ग्रेटर देन 7। तो ये जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी तरह का जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, CU
SO4 aqueous electrolysis of CuSO4 aqueous solution using platinum इलेक्ट्रोड। अब इसका देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे CuSO4 में यहाँ पे प्लेटिनम है तो फर्दर हमने क्या लिया इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि ये कभी भी अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। जो भी करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन करेगा इसमें, इसका आयंस। लेकिन अगर यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा एक्स्ट्रा में वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका भी चांस बन सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने का एट इलेक्ट्रोड। तो CuSO4 है तो CuSO4 से हमको कौन सा आयन मिलेगा, Cu+2 प्लस SO4-2। और Cu+2 के साथ साथ कौन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, और SO4-2 के साथ भी कौन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे वही ऐट कैथोड देखेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट, और ऐट एनोड देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ मीडियम देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कैथोड पे आएगा केटायन अपना रिडक्शन करने, और एक्वस सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल पे आएगा। अब Cu+2 और H2O में कौन आएगा, अब ये बात है। तो अब ये बात के लिए हम कहाँ जाएंगे, ECS के पास, और ECS के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि Cu+2 जो है ऊपर आता है, और H2 इसके सॉरी रिडक्शन के लिए हम एबव द हाइड्रोजन जाएंगे, रिडक्शन ऑफ वाटर के एबव द हाइड्रोजन जाएंगे तो H2O जो है ऊपर रहेगा, और H2O के नीचे चापा मेटल्स होता है तो यहाँ पे कॉपर रहेगा, तो यहाँ Copper+2 आयन रहेगा। तो और ये जो है डाउनवर्ड क्या होता है, SRP का वैल्यू इंक्रीज होता है, ECS में इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब Copper+2 का SRP ज़्यादा है, Copper+2 का SRP ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H2O। तो H2O और Copper+2 में कौन अपना रिडक्शन करेगा, Copper+2 आयन करेगा। तो Copper+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना रिडक्शन करेगा एट कैथोड, और क्या बनाएगा कॉपर सॉलिड प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट ये मिल गया कैथोड पे, और एनोड पे अब कौन बच गया, एनायन जाएगा, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी जा सकता है। इन दोनों में कौन जाएगा फर्दर, वही ECS। और ECS में हमने बताया था आपको कि बहुत सारा एनायन के बारे में बताया था कि ये जो है ऑर्डर बताया था कि ऑक्सीडाइज करने के पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था, जिसमें जो है इस तरह से CBI था, यानी क्लोरीन का एनायन, ब्रोमीन का एनायन और आयोडीन का, और यहाँ पे क्या था वाटर था, और याद हो तो यहाँ पे NO3- था, और यहाँ पे था SO4-2, SO4-2 NO3, यहाँ पे H2O। और ये जो ऑर्डर था हमने बताया था ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है गेट ऑक्सीडाइज्ड का, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज का ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो H2O जो है SO4-2 से आगे आ रहा है, यानी कि H2O का जो है टेंडेंसी ज़्यादा है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का एज कम्पेयर टू SO4-2 एनाइन। तो यहाँ पे इसका मतलब H2O आएगा, H2O अपना क्या करेगा ऑक्सीडाइज, और H2O का ऑक्सीडाइज जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होकर के O2 गैस बनाता है, और जो है +4H+, और ऑक्सीडाइज करेगा तो +4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेचर ऑफ मीडियम, हमको ये पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन प्रोडक्ट, और कैथोड पे मिलेगा कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पे आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, वही बात कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस नेचर ऑफ मीडियम देखने के लिए हम पहले फ्री आयंस देखेंगे कि क्या क्या है। तो फ्री आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जो जिसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्टिसिपेट नहीं लिया है, तो कौन कौन सा आयंस है, एक तो SO4-2 बचा हुआ है, एक जो है SO4-2 बचा हुआ है, फ्री है, ये कहीं भी नहीं गया है, ना ही कैथोड पे गया ना ही एनोड पे। और दूसरा कौन है बचा हुआ यहाँ पे, ये जो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ उससे क्या मिला है H+, तो H+, इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो बनेगा H2SO4। और वैसे भी H+ है तो H+ कहाँ से आता है, एसिड, एसिड से, तो एसिडिक मीडियम है, वैसे भी देख के बता सकते हैं। नहीं तो इन दोनों को जोड़िए तो H2SO4 बना, और H2SO4 क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक, मीडियम हो गया एसिडिक। और एसिड का pH क्या होता है <7, तो pH क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मीडियम का pH क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है <7। तो इतना हम कमेंट कर सकते हैं।
अब जो है फर्दर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे इसी में। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CSO4 एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 aqueous solution using कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोड बदल गया, वहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और अगर आपको याद हो तो इस तरह के लैंग्वेज को देख के हमने इलेक्ट्रोड को पहचानना भी सिखाया था। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, एक्टिव। इस तरह से हमने ट्रिक भी बताया था। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है जो खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे उसका हम रीजन देखेंगे, यहाँ पे हम रीजन भी देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हमने फैक्टर में देखा था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के फैक्टर्स में देखा था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उसमें देखा था एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड करवाना है। तो CuSO4 से हमको क्या मिलेगा, Cu+2 और SO4-2। और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी इन आयंस के साथ रहेगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे वही देखेंगे, एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे तो पता चलेगा ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वेसल्स है, इसमें इलेक्ट्रोड है जो किसका बना हुआ है, कॉपर का। इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। ये यहाँ पे है कैथोड। कैथोड का क्या होता है, कैथोड का नेचर निगेटिव। और यहाँ पे ये जो कॉपर है ये क्या बना रहा है, एनोड बना रहा है राइट हैंड साइड, और इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। CuSO4 से यहाँ सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन देगा, Cu+ और SO4-2। तो ये जुड़ा होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, जैसे कि DC सोर्स, जैसे कि बैटरी से। तो जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन से, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर रॉड का। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए जो है क्या क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए देखिए क्या क्या है। एक तो कॉपर रॉड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज कर सकता है, मेटल ऑक्सीडाइज कर क्या बनाता है, कैटायन। तो ये कॉपर का है मेटल, तो अपने आप ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये भी है। ऊपर से एनोड है, तो एनोड के पास कौन पहुँचता है, एनायन, तो SO4-2 भी है। और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी है। अब ये इतना चीज़ है, अब इतने चीज़ में कौन जाएगा अपना ऑक्सीडेशन करने, यही बताना है। इसी से पता चलेगा कि क्यों कॉपर इलेक्ट्रोड जब अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में रहता है तो क्यों वो खुद अपना ऑक्सीडेशन, खुद अपना रिडक्शन करता है, इसी से पता चलेगा। तो यहाँ पे कॉपर भी है अपना ऑक्सीडेशन करने के लिए, ये एनायन भी है SO4-2 इलेक्ट्रोलाइट से जो है, और H2O जो एक्वस सॉल्यूशन में है वाटर मॉलिक्यूल, ये तीनों अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है। लेकिन कौन करेगा तो वो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन देखना है तो कहाँ देखना है, हाइड्रोजन से नीचे जो वाटर रहता है, और वो कहाँ रहता है, हाइड्रोजन के बाद होता है चापा मेटल, चापा में C पहले कॉपर आता है, उसके अंदर नीचे जो है प्लेटिनम के बाद क्या रहता है, वाटर रहता है। तो एक बात तो पता चल गया कि ये जो है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी की वैल्यू में रहता है, तो एक तो बात पता चल गया कि H2O का एसआरपी जो है, एसआरपी सॉरी, यहाँ पे क्या देखना है अपने को, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। तो H2O जो है नीचे है यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइज जब भी करना है तो इस वाटर को देखना है, इस वाले वाटर को देखना है। तो एनोड पे होगा, एनोड पे Cu+ और SO4 - 2 और H2O है। तो यहाँ पे कॉपर भी अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है और SO4 - 2 भी कर सकता है और H2O भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमको रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन के लिए इस वाले H2O को देखना है। तो ये वाला H2O जो है नीचे आ रहा है कॉपर के, इसका मतलब ये जो है कॉपर जो है अपना जो है जल्दी क्या करना चाहता है, ऑक्सीडेशन करना चाहता है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि इस वाले H2 को, नीचे वाले H2 को अगर देखोगे आप, नीचे वाले H2 को देखोगे तो ये नीचे वाले H2 क्या है, एसआरपी ज़्यादा है, एसआरपी ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन से नीचे वाले वाटर पे देखना होता है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाला वाटर जो है कॉपर से भी नीचे रहता है, तो उसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कि अपने आप को रिडक्शन करने का पावर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो अपना ऑक्सीडेशन करने का पावर कम होगा एज कम्पेयर टू कॉपर, इसका मतलब कॉपर जाएगा ऑक्सीडेशन करने के लिए। कौन जाएगा, कॉपर, और वाटर में देखेंगे तो कॉपर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हम वाटर को यहाँ देखते हैं नीचे में, हाइड्रोजन से नीचे देखते हैं इस में, और हाइड्रोजन से नीचे देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को कहाँ दिखाई देता है हमको, हमको दिखाई देता है Br2 के नीचे, जो कि कॉपर से भी नीचे होता है। तो एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इससे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले H2 के जो कि Br2 के नीचे है, उस वाले H2 का एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है, तो अपना एसआरपी वैल्यू ज़्यादा का मतलब अपना रिडक्शन ज़्यादा करना चाहता है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन कम करना चाहता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर चला जाएगा वो ऑक्सीडेशन करने के लिए, कॉपर और H2 में क्लियर हो गया। अब यहाँ पे SO4 - 2 आ रहा है, तो SO4 - 2 का तो पावर और कम होता है, हम जानते हैं SO4 - 2 का पावर और कम होता है वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का, जो हमने एक सीरीज बताया था एनायंस का। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी होता है एज कम्पेयर टू SO4 - 2, और H2O से भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी किसका है, कॉपर का। क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन जब भी देखते हैं तो H2O मॉलिक्यूल के इतिहास में कॉपर के नीचे देखते हैं, हाइड्रोजन के नीचे। तो इसका मतलब कॉपर अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये एक्चुअल में रीजन होता है कि क्यों जो है कॉपर इलेक्ट्रोड अपने CuSO4 यानी कि अपने आयंस वाले सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में क्यों आप खुद का ही ऑक्सीडेशन करता है और खुद का ही रिएक्शन। अब खुद का रिएक्शन देखिए कैसे करेगा, यहाँ पे यहाँ पे जो है कैथोड पे जो है कौन आएगा, कैटायन, और यहाँ कैटायन कौन है, इस सॉल्यूशन कैटायन कौन है, Cu+ है, और उसके साथ अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी है। और क्या कॉपर और खुद अपना रिडक्शन कर सकता है, यहाँ पे कैथोड है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए एक तो कैटायन आया था, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन तो वाटर मॉलिक्यूल। क्या कॉपर खुद अपना रिडक्शन कर सकता है, नहीं। कॉपर मेटल है, और मेटल जब रिडक्शन करेगा तो क्या बनाएगा अपना, एनायन, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है कॉपर रॉड नहीं लिए हैं कंपटीशन में, सिर्फ कैटायन लिए हैं और उसके साथ एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं, जबकि यहाँ पे कॉपर रॉड लिए थे। कॉपर रॉड अपना ऑक्सीडेशन करके मेटल कैटायन बना सकता है, मेटल कैटायन बना सकता है, मेटल अपना एनायन नहीं बना सकता गेन करके, रिडक्शन करके, इसीलिए यहाँ कंपटीशन में कॉपर रॉड नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे Cu+ है और H2 है, और Cu+ H2 में एसआरपी वैल्यू किसका ज़्यादा होता है, Cu+ और H2 में एसआरपी किसका ज़्यादा होता है। तो अब जो H2 को देखेंगे वो उसका रिडक्शन करने का टेंडेंसी देखेंगे इस में, तो वो H2O ऊपर वाला हाइड्रोजन से ऊपर वाला H2O को देखेंगे। अब जो है यहाँ पे कैथोड पे जो देखेंगे H2O मॉलिक्यूल को, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो अब रिडक्शन ऑफ वाटर देखेंगे, तो वो हम बताए थे कि रिडक्शन ऑफ वाटर कहाँ देखना है, वाटर को एसियस में देखना है एबव हाइड्रोजन। अगर हमको वाटर का रिडक्शन देखना है क्वेश्चन में
कि दूसरे से कंपेरिजन करके, तो वाटर के रिडक्शन के लिए वाटर को ECS में हाइड्रोजन से एबव देखना है, उस वाटर मॉलिक्यूल को देखना है। तो अब इससे कंपेरिजन, इस वाटर मॉलिक्यूल से कंपेरिजन करना है कॉपर का। तो अब ये ऊपर है हाइड्रोजन से, इसका मतलब इसका SRP कम है कॉपर से, क्योंकि डाउन द ग्रुप SRP बढ़ता है, इसका मतलब कॉपर का SRP ज़्यादा हो गया। तो इस वाटर मॉलिक्यूल कंपेरिजन में जो रिडक्शन वाला वाटर मॉलिक्यूल है, जो एबव द हाइड्रोजन होता है, तो अब कॉपर का SRP ज़्यादा हो गया, तो कॉपर आयन क्या होगा, अपना रिडक्शन करने जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो इसीलिए कॉपर अपना ऑक्सीडेशन किया, और यही वही जो Cu+2 आयन आया, वही अपना क्या करने चला गया, रिडक्शन, और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, और क्या बना लिया, सॉलिड Cu सॉलिड बना लिया। तो हुआ क्या कि ये CSO4 एक्वा सोल्यूशन जो था, इससे क्या मिला था हमको, Cu+2 आयन। तो हो क्या रहा है कि बार बार जो है Cu+2 आयन जो CSO4 एक्वा सोल्यूशन से जा रहा है यहाँ अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, और बार बार यहाँ पे जो है कॉपर अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि लगातार जो है इस एक्वस सॉल्यूशन से Cu+2 जा रहा है, इस CuSO4 से निकल के Cu+2 आयन, और बार बार जो है कॉपर ऑक्सीडाइज करके Cu+2 आयन इसमें दे रहा है। तो Cu+2 आयन का जो है कंसंट्रेशन यहाँ मेंटेन है, और SO4-2 तो कहीं नहीं जा रहा है, तो उसका पहले से कंसंट्रेशन मेंटेन है। तो जब आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे तो CuSO4 भी जितना था उतना ही रहेगा, और SO4- भी जितना था उतना ही रहेगा। तो CuSO4 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और ना ही H+ आयन है सोल्यूशन में, और ना ही OH- ज़्यादा है, तो इसका pH क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कांस्टेंट, तो pH रहेगा कांस्टेंट। तो ये नेचर ऑफ मीडियम हो गया कि pH कांस्टेंट रहेगा इस सोल्यूशन का। अब यहाँ पे क्या है, कैथोड पे भी क्या हुआ, कैथोड पे भी क्या हुआ, यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन किसका, कॉपर मेटल का, सॉरी कॉपर आयन का, Cu+2 का क्या हुआ, रिडक्शन। तो क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड। तो कॉपर सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे, और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज किया, कॉपर रॉड, कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज किया आपने, आपको क्या नहीं क्या बनाया, Cu+2 एक्वस आयन, और जो है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से Cu+2 आयन सॉल्यूशन में आएगा, और कैथोड पे रिडक्शन की वजह से Cu+2 आयन का कॉपर सॉलिड मिलेगा, डिपॉजिट होगा। तो ये है, और हमने इसीलिए ट्रिक भी बताया था कि कॉपर इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तभी जब वो खुद के आयन वाले सॉल्यूशन में रहेगा, और इसका कारण ये है, हमने बताया था, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। और इसी का जो है हमने बताया था रिफाइनिंग प्रोसेस वगैरह में लिखाया था, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि यहाँ पे जो है एनोड ले लेते हैं किसका, इम्प्योर का, और प्योर का क्या लेते हैं, यहाँ पे जो है इम्प्योर कॉपर रॉड ले लेते हैं एनोड, और प्योर कॉपर रॉड ले लेते हैं कैथोड। इम्प्योर कॉपर रॉड से जो है बार बार जो है ऑक्सीडाइज होकर कॉपर प्लस आयन सोल्यूशन में जाता है, और वो वहाँ से रिड्यूस होने कैथोड पे जाता है। तो इस तरह से प्योर कॉपर पे प्योर कॉपर आयन यहाँ पे आकर डिपॉजिट होने लगता है, और बाद में हम पूरे इस रॉड को निकाल लेते हैं, तो पूरा का पूरा हमको इस इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मिल जाता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमने बताया भी था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, NaCl using NaCl using platinum electrode, NaCl aqueous। यहाँ पे NaCl aqueous लिखा हुआ था, यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, नॉर्मल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, यानी कि नॉर्मल अमाउंट में वाटर मिला हुआ है। और जब तक नहीं बोला जाए तो यही जब NaCl एक्वा सॉल्यूशन दिया रहा है तो नॉर्मल वाटर में ही मानेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे सिंपल सा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट है,
तो इनर्ट है इलेक्ट्रोड, तो ना ही ऑक्सीडेशन पार्टिसिपेट करेगा, ना ही रिडक्शन में जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, सॉरी आयंस। तो NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में आयंस में, और एक्वा सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा। तो कैथोड पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। अब इन दोनों में कौन जाएगा, तो हम जानते हैं लेके बारात का आना मजे से आना। तो रिडक्शन करने के लिए देखना है वाटर को, तो हम ये अबव द हाइड्रोजन देखेंगे, और अबव द हाइड्रोजन जो है H2 इस तरह से रहता है, लेके बारात कान्हा कान्हा मजे से आना। मैंने पानी में, तो सोडियम के नीचे वाटर मॉलिक्यूल रहता है, तो सोडियम के नीचे वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब SRP सोडियम का वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा है। सोडियम से नीचे है H2, और नीचे जो होता है डाउन द ग्रुप SRP बढ़ता है ACS में, तो वाटर मॉलिक्यूल का SRP ज़्यादा है सोडियम के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो 2H2 मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा अपने आप को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनता है जब भी वाटर रिड्यूस करता है, प्लस जो है यहाँ पे OH माइनस बनता है, OH माइनस बनता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनायन का। एनायन कौन है, Cl माइनस है, और एक्वा सॉल्यूशन H2O भी है। वाटर और क्लोरीन एनायन में हमने बताया था कि क्लोरीन एनायन अपना ऑक्सीडेशन शो करता है, तो ये अपना Cl2 गैस बना लेगा एनोड पे प्रोडक्ट। तो ये इसका हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, अब इसके बाद देखेंगे हम NaCl aqueous solution using graphite anode और and mercury cathode। तो ग्रेफाइट का एनोड है, ग्रेफाइट का एनोड है, और कैथोड किसका है, मरकरी का है। तो सिंपल सा बात है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा, और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं एनोड। तो एनोड जो है ग्रेफाइट का बना हुआ है, एनोड जो है ग्रेफाइट का बना हुआ है। और ग्रेफाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। और एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन के लिए जाता है कौन, एनाइन। तो एनाइन यहाँ पे कहा है Cl माइनस है, और एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो हम वाटर मॉलिक्यूल और Cl माइनस में जानते हैं कि कौन जाता है, Cl माइनस जाता है। यहाँ 2 Cl माइनस जो है अपना क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन और बनाएगा Cl2 गैस। तो ये एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हम समझ गए। अब बच गया हमारा कैथोड, कैथोड बच गया। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए कौन जाएगा, कैटायन। और कैटायन में क्या है, Na प्लस, और सॉरी कैथोड जो है बना हुआ है किसका, मरकरी का। तो यहाँ पे मरकरी के पास जाएगा, यानी कि कैथोड के पास जाएगा कौन, कैटायन, और उसके साथ साथ अगर एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर मॉलिक्यूल भी जाएगा। तो अब कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल में कौन जाएगा, तो अभी हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि वाटर मॉलिक्यूल का SRP ज़्यादा होता है, यानी रिडक्शन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है इसके पॉइंट Na सोडियम प्लस आयन, तो मतलब H2O जाएगा अपना आपको रिडक्शन करने के लिए, और अपना क्या करेगा, रिडक्शन 2H2 मॉलिक्यूल जो है
अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जो है H2 गैस बनाएगा और जो है +2H-। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। ECS को देख के लगता है कि सोडियम और वाटर में, वाटर का टेंडेंसी ज़्यादा है रिडक्शन करने का, तो वाटर जाना चाहिए रिडक्शन करने के लिए और H2 गैस मिलना चाहिए प्रोडक्ट के रूप में कैथोड पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कैथोड किसका बना हुआ है? अगर कैथोड इनर्ट इलेक्ट्रोड का बना होता तो चलता, लेकिन यहाँ कैथोड जो है मरकरी का बना हुआ है। यहाँ मरकरी के प्रेजेंस की वजह से प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे H2O नहीं जाता है अपना रिडक्शन करने, Na+ सोडियम आयन जाता है, सोडियम कैटायन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम कैटायन जो है यहाँ पे, सोडियम कैटायन अपने आप को जब रिड्यूस करता है, सोडियम कैटायन जो है सोडियम कैटायन जो है अपने आप को यहाँ पे रिड्यूस करता है जब, तो क्या बनता है, Na सॉलिड। और Na सॉलिड जो है, Na सॉलिड फर्दर जो है सोडियम, सॉरी, Na सॉलिड सोडियम जो है फर्दर जो कैथोड जो Hg का बना हुआ है, उससे जाके रिएक्शन करके, Hg से रिएक्शन करके एक एलॉय बनाता है जिसको बोलते हैं सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम। ये सोडियम इसलिए जाके रिड्यूस होता है कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल के बदले, क्योंकि सोडियम आयन का जो एफिनिटी होता है टुवार्ड्स मरकरी, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन अपने आप को रिड्यूस करके सोडियम सॉलिड बना करके बाद में वो क्या बनाता है मरकरी के साथ, सोडियम एमलगम एलॉय बनाता है। इसी कारण से जो है, इसी कारण से वाटर मॉलिक्यूल नहीं जा करके कैथोड पे अपने रिडक्शन करने, कौन जाता है, सोडियम आयन जाता है, सोडियम कैटायन जाता है। तो ये एक रीज़न है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम आयन जा रहा होता है सोडियम एमलगम बनाने, तो इसका एक और रीज़न होता है कि ये जो सोडियम एमलगम बन रहा होता है ड्यू टू हाई एफिनिटी ऑफ सोडियम आयन टुवर्ड्स द मरकरी, इस कारण क्या होता है, वोल्टेज जो है, रिक्वायरमेंट जो है, वोल्टेज रिड्यूस करने का जो पोटेंशियल है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट वो कम लगता है, और कम पावर लगता है तो प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल जो होता है लेस होता है फॉर रिडक्शन ऑफ Na+ एट कैथोड, और आफ्टर रिडक्शन सोडियम सॉलिड क्या बना लेता है मरकरी के साथ रिएक्शन करके, एमलगम। इसीलिए जो है वाटर मॉलिक्यूल के जगह पे सोडियम आयन खुद क्या करने जाता है, रिडक्शन। ये इस केस में है जब कैथोड किसका बना है, मरकरी का। तो एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखेंगे हम यहाँ पे अलग तरह का क्वेश्चन। Very dilute solution of NaCl aqueous solution is classes of electro electrolysis of very dilute
solution of very dilute aqueous solution of NaCl using platinum electrodes। तो एक ये क्वेश्चन है अब हमारा। तो ये यहाँ पे देखिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो यहाँ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा, और एक्वस सॉल्यूशन तो वाटर मोलिक्यूल भी होगा। यहाँ पर जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या देखने को मिलता है, इन वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये मेंशन होगा वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट। तो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, मोर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में मोर H2O मॉलिक्यूल होता है, मोर H2O। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कम, क्योंकि ये जो H2O ज़्यादा हमने मिला दिया है, तो वो एक्चुअली में सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में वाटर वाटर का भी वॉल्यूम होता है, तो वाटर को ऐड करने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वही है। तो इलेक्ट्रोलाइट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, सिर्फ हम पानी ऐड करते जा रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो मोल तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम आपका जो है बढ़ रहा है, क्योंकि पानी आप ऐड करते जा रहे हैं, डाइल्यूट बनाते जा रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है। तो मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन टर्म है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोर H2O के प्रेजेंस की वजह से। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से क्या हो गया कि नंबर ऑफ आयंस जो है मतलब कम लगता है, कम अपेयर होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीजेज एज कंपेयर टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो है वाटर अवेलेबल है, वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या समझा कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ आयंस का अवेलेबिलिटी जो है कम है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल का अवेलेबिलिटी ज़्यादा लगेगा और नंबर ऑफ आयंस का अवेलेबिलिटी कम लगेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ माइग्रेट करेगा, कहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रोड की तरफ। तो H2O का ही ऑक्सीडेशन होगा और H2O का ही रिडक्शन होगा। और इन जनरल भी जब भी हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होने के कारण वही ज़्यादातर इलेक्ट्रोड के पास पहुँचेगा और उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा। तो ये आपको PDF में भी करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे एट कैथोड क्या हो जाएगा, वाटर का ही रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो वाटर का ही रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो यहाँ पे वाटर जो है, वाटर का क्या होगा, रिडक्शन। ये आपको PDF में भी करेक्शन कर लेना है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे वाटर का ही रिडक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हो गया आपका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute dilute
dilute H2SO4 aqueous solution using platinum electrodes। तो डाइल्यूट H2SO4 है, तो फिर वही बात, किसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? H2O का, H2O मोर रहेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वो खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो इनर्ट है। तो यहाँ पे आयंस आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए, लेकिन वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयंस का एबिलिटी कम होता है, वाटर का मॉलिक्यूल का एबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इस बार वाटर मॉलिक्यूल ही जाएगा कहाँ पे? कैथोड और एनोड पे अपना क्या करने? ऑक्सीडेशन और रिएक्शन करने। तो फिर से वही बात, वाटर ही क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन, और वाटर ही रिएक्शन। वाटर अपना कैथोड पे ऑक्सीडेशन करके अभी देखा जस्ट हमने क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस, और वाटर अपना एनोड पे ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस। तो ये हमने देख लिया। तो देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस इज मोर एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि इस बार वाटर क्या है? बहुत ही कम, H2O वेरी लेस, वेरी लेस। और आयंस क्या है? आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोर। तो इस बार H2O कम है, और H2O कम है और आयंस अवेलेबल ज़्यादा है, तो इस बार H2O नहीं जाएगा इलेक्ट्रोड्स पे, कैथोड और एनोड पे। इस बार कौन जाएगा? आयंस जाएगा। जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाए, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, तो आपको क्या मान के चलना है कि H2O का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत लेस है। तो अवेलेबल कौन ज़्यादा रहेगा? उस इलेक्ट्रोलाइट का आयन, कैटायन और एनायन। तो वही जाएगा इलेक्ट्रोड पर अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने। कैटायन जाएगा कैथोड पर और एनायन जाएगा एनोड पर और प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे H2SO4 जो है इलेक्ट्रोलाइट, ये कौन कौन सा आयन देगा? H प्लस प्लस SO4-2। तो कैथोड यानी पर आएगा कैटायन यानी कि H प्लस, और अपना क्या बनाएगा? प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। और एनोड पर ऑक्सीडेशन करने कौन आएगा? एनायन 2SO4-2। और ये जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा वो बनाएगा H2O8-2 प्लस रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन, पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का केस है, ये कौन सा फैक्टर है जो हमने पढ़ाया था? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फैक्टर, उसमें कौन सा फैक्टर है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ये सब फैक्टर है। कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहे डाइल्यूट H2SO4, चाहे कंसंट्रेटेड NaCl दिया हो या डाइल्यूट NaCl दिया हो, तो हमने जितना भी वो फैक्टर बताया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो सब फैक्टर को हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा यहाँ पे। तो ये आपका ख़त्म होता है पूरा का पूरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगले फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक करेक्शन है यहाँ पे कि जो हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस बताया है, तो उसमें वो करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे वाटर ही जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने, तो वाटर वहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे हमने सब चीज़ को फुल एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो भी हम चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको धीरे से सुन के समझ के नोट्स को पढ़ना है, और नोट्स में हर एक चीज़ मेंशन है। तो फर्दर क्लासेस में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।